नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बूचाबास की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, इस क्लास में अपने बात करेंगे 10वीं क्लास की जो साइंस है, और इसमें अपना चैप्टर स्टार्ट कर लिया था हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और बच्चों, अपनी जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। फिर रासायनिक समीकरण अपने किस प्रकार लिखे जाते हैं वो सारे अपने नियम पढ़ ली थी। उसमें क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित करनी होती है, किस प्रकार उसमें भौतिक अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक जो भी काम आते हैं उनको किस प्रकार अपने प्रदर्शित करते हैं, वो सारे अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब हम देखो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पढ़ लिए थे। अब हमें रासायनिक समीकरण का महत्व देखना है कि भी रासायनिक समीकरण अपने लिखते हैं तो उससे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो जाती है, उसके महत्व में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अपने उसकी एक दो कमियां भी जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी अपने देखेंगे, जैसे क्या उसकी कमियां हैं, उसमें से अपने को क्या सूचनाएं नहीं मिल पाती, वो सारी उसकी कमियां में या फिर उसकी अपने बात कर सकते हैं। जो कुछ कमियां वो बात करें, लेकिन पहले अपने बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का महत्व है। महत्व का मतलब है बच्चों, रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं ना, तो लिखते हैं तो उस समय हमें उससे क्या क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, अभी क्यों लिख रहे हैं अपने, कुछ तो ऐसी जानकारी हमें मिल रही होगी, कुछ तो हमें ऐसा बेनिफिट होगा, उसके महत्व के अंदर आता है। जैसे पहली बात अपने बात करते हैं, इसमें अपने को क्या पता चलता है। अगर एक नंबर महत्व की बात करें तो बच्चों अपने को रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता व अनुत्क्रमणीयता उत्क्रमणीयता व अनुत्क्रमणीयता का पता चलता है, जैसे मैं यहाँ पर दो समीकरण लिख रहा हूँ। एक समीकरण है कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रही हो तो बच्चों बन रही है CO2 बन गई। दूसरे एक समीकरण में ऐसे लिख देता हूँ 2H2 प्लस O2। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम इस समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और कौन सी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, यानी कौन सी अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है केवल और कौन सी अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशा में चलती है। पिछला हमने पढ़ा था नियम कि जब तीर का निशान केवल उत्पाद की तरफ लगता है, हमें उत्पाद की तरफ लगा हुआ है तीर का निशान, इसकी नोक उत्पाद की तरफ होती है हमेशा। यहाँ पर देखो तीर का निशान इस ओर भी लगा है और इस ओर भी लगा है, तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये अभिक्रिया बच्चों कौन सी है, ये एक दिशा में चलती है, ये एक दिशा में चल रही है। ये अभिक्रिया बच्चों क्या चल रही है, केवल एक दिशा में चल रही है। यहाँ पर डबल तीर का निशान लगा है, मतलब ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है, दोनों दिशाओं में चल रही है, दोनों दिशाओं में चल रही है। जो एक दिशा में चलती है वो तो अनुत्क्रमणीय है, और जो बच्चों दोनों दिशाओं में चलती है वो उत्क्रमणीय होती है। यानी रासायनिक समीकरण से हमें बेनिफिट क्या हुआ या फिर महत्व इसका अपने पता चला, क्या इससे हमें लाभ हुआ, तो हम ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय है। दूसरा कि कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया में अभिकारकों, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व बनने वाले उत्पादों की भौतिक अवस्था का भी पता चलता है। तो अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था का पता चलता है, भौतिक अवस्था का पता
चलता है, भौतिक अवस्था का पता चलता है। जैसे यहाँ पर अपने बात करें, जो कोई भी अभिक्रिया ले लेते हैं अपने, जैसे इसी की बात कर लेते हैं अपने, जो कार्बन है ये बच्चों सॉलिड रूप में होता है। किस रूप में होता है? सॉलिड रूप में। एस लिखा हुआ है प्लस O2। ऑक्सीजन होती है बच्चों गैस रूप में होती है जी। बन रही है CO2, ये भी किस रूप में? गैस रूप में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों G लिखा है और जो S लिखा है, इससे हमें पता चल रहा है कि कार्बन ठोस रूप में, ऑक्सीजन गैस रूप में और CO2 भी गैस रूप में है। यानी अपने क्या पता चल गया बच्चों? इनकी भौतिक अवस्थाओं का पता चल गया। तो रासायनिक समीकरण से हमें जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं और बनने वाले जो उत्पाद हैं उनकी भौतिक अवस्था का पता चल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो 3 नंबर अपने बच्चों बता सकते हैं, इससे उत्प्रेरकों व अभिक्रिया के लिए आवश्यक उत्प्रेरकों व अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप हो गया, दाब हो गया। उत्प्रेरकों व अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप, दाब, या फिर अपने बात कर सकते हैं बच्चों ताप हो गया, दाब हो गया, या फिर अपने बात करें तो ऊष्मा हो गई, के बारे में पता चलता है, के बारे में पता चलता है। हमने बच्चों जब नियम पढ़े थे जिसमें ये बताया था कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें वो प्रेशर पे हो रही है, जैसे N2 प्लस H2 यानी 3NH2 अपने बनाते हैं ना, जो 2NH3 बनाते हैं अपने अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बनाते हैं तो उसमें 340 एटमॉस्फेयर और 700 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। तो उस समय बच्चों जितनी अपने ताप की आवश्यकता है और जितने अपने दाब की आवश्यकता है उसको बच्चों का जब तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिख रहे थे ना तो उससे हमें पता चल जाता है। जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मिलकर क्या बना रही है बच्चों? अमोनिया बना रही है। अमोनिया बना रहे हैं तो इसमें जो 700 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है और 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो ये बच्चों अपने आवश्यकता है तो अपने यहाँ पर ऊपर और नीचे तीर के निशान के ऊपर नीचे लिख दिया, तब बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया? हमें प्राप्त हो गया, इससे जानकारी मिल गई कि इसमें इतने ताप की आवश्यकता होती है और इतने दाब की आवश्यकता होती है। तो इस समीकरण से हमें कोई भी अभिक्रिया है उसके लिए जितना ताप आवश्यक होता है, जितना दाब आवश्यक होता है और कोई भी उत्प्रेरक आवश्यक होता है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। उसके बाद अपने यहाँ पर बात करें तो हमें अभिक्रिया की दिशा भी पता चल रही इससे, यानी नेक्स्ट अपने कह सकते हैं इससे अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान होता है। अभिक्रिया की दिशा का बच्चों क्या होता है? ज्ञान होता है। अभिक्रिया की दिशा भी हमें पता चल रहा है कि अगर दिशा में चल रही है अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चल रही है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो बच्चों हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो ये बच्चों अपने कुछ क्या हो गए? रासायनिक समीकरण के महत्व हो गए, यानी हमें इससे इन चीज़ों के बारे में या इन अपने सूचनाओं के बारे में प्राप्त हो रही जानकारी, तो ये महत्व हो गए। अब देखो रासायनिक समीकरण की कमियां, रासायनिक समीकरण की कमियां, रासायनिक समीकरण की कमियां फिर अब देखो कोई भी चीज़ है अगर उसकी अच्छाइयाँ हैं तो उसकी कुछ बुराइयां भी होती हैं। जैसे अपने बात करें इसकी कमियां क्या है, तो इससे बच्चों एक नंबर अपने बात करें तो इससे पदार्थों की सांद्रता का पता नहीं चलता, सांद्रता का पता नहीं चलता है। ये अपने ये नहीं बता सकते रासायनिक समीकरण को कि इसमें ये पदार्थ सांद्र है या फिर तनु है। नेक्स्ट बात करें
तो अभिक्रिया के प्रारंभ होने व समाप्त होने के बारे में पता नहीं चलता। अभिक्रिया के प्रारंभ होने व समाप्त होने के बारे में पता नहीं चलता, है। ये अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कब स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में पता नहीं चलता। ये इसकी कुछ कमियां हो गई। अब बच्चों अपने एक शब्द लिख देता हूं मैं, कंकाली समीकरण। कंकाली, या तो अपने दूसरे कलर से लेते हैं इसको। कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। अब मैं आपके सामने एक समीकरण लिख देता हूं, अपने सिलेबस में जो दे रखी है वही लिख देता हूं बच्चों। Mg प्लस O2 MgO, Mg प्लस O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर देखो कंकाली समीकरण अपने क्या होती है। पहली चीज जो बच्चों अपने एक ध्यान रखना, कोई भी रासायनिक समीकरण है या फिर अपने बात करें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। कौन से नियम का बच्चों? कोई भी रासायनिक समीकरण है या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वो किसका? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, ये 9th क्लास में मैं आपको बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम फिर से एक बार सुन लो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान और बनने वाले उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा निश्चित रहेगा, न तो द्रव्यमान प्राप्त होगा नया और न ही नष्ट होगा। जितना अभिकारकों का द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान बच्चों किसका होगा? उत्पादों का होगा। जैसे अपने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है C+O2। सबसे सिंपल एग्जांपल यही रहता है, अपने CO2 ले लेते हैं। तो बच्चों कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है बच्चों? 6 नंबर पे आता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो इसके अंदर 6 क्या होंगे बच्चों? प्रोटॉन होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे। भाई कोई परमाणु उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसमें उपस्थित, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, यानी द्रव्यमान क्या है बच्चों? P+N की संख्या है। और यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? कार्बन के अंदर 6 और 6 इसके अंदर 6 क्या है? न्यूट्रॉन। तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ बच्चों? 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आती है 8 नंबर पे, यानी 8 उसके अंदर क्या होंगे बच्चों? प्रोटॉन होंगे और 8 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। यानी दूसरी अपने बात करें तो बच्चों प्लस 8 क्या है? ऑक्सीजन में प्रोटॉन है और 8 ही क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन है। 8 प्रोटॉन और 8 है न्यूट्रॉन है। अब देखो इसका द्रव्यमान कितना हुआ बच्चों? इसका द्रव्यमान हो गया 16। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 16 हो गया। यहाँ पर ये 2 लिखा है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? 16 ग्राम। 2 का कितना हो जाएगा बच्चों? 32। 16 × 2 कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर द्रव्यमान कार्बन का कितना है बच्चों? 12 है। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32 हो गया। टोटल कितना हो गया बच्चों? 44। टोटल कितना है? 44 द्रव्यमान। उत्पाद में कार्बन की बात करें तो वही कार्बन का 12 होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों? 32 होगा। टोटल कितना हो गया? 44 ग्राम हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो
उत्पादों अभिकारकों में द्रव्यमान कितना 44 ग्राम, उत्पाद में कितना 44 ग्राम, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है बच्चों कि अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान उससे प्राप्त होने वाले उत्पादों का होगा। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। इसके अतिरिक्त एक चीज अपने यहाँ पर और क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जितने अभिकारकों के परमाणु होंगे उतने ही उत्पादों के परमाणु भी होंगे। भी जितने अभिकारक में परमाणु है ना उनकी संख्या उतनी ही होगी जितनी उत्पादों में। यह अपने कह सकते हैं, यहाँ पर देखो अभिकारक है ये, कार्बन कितना है बच्चों, कार्बन का 1 परमाणु है। यहाँ पर CO2 में भी कार्बन का क्या है 1 परमाणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु 2, यहाँ पर CO2 में भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु 2 परमाणु। तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं, साथ में जितने परमाणु की संख्या अभिकारकों में होगी उतने ही परमाणु की संख्या किस में होगी बच्चों उत्पादों में होगी। तो ऐसा अगर नहीं होता है तो वो कहलाएगा कंकाली समीकरण। तो बच्चों यहाँ पर देखो अपने यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1 है। मैग्नीशियम क्या है बच्चों 1 है, या मैग्नीशियम का अपने 1 परमाणु अपने मान सकते हैं। मैग्नीशियम तत्व का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने हैं बच्चों 2 है, यहाँ पर 2 लिखा है मतलब 2 है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का तो 1 है और ऑक्सीजन का क्या है 1 है। एक ही मैग्नीशियम का परमाणु और एक ही ऑक्सीजन का परमाणु। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने थे बच्चों 2 थे, यहाँ पर कितना है 1 है। यानी इस ओर तो क्या है संख्या ज्यादा है और इस ओर संख्या क्या है बच्चों कम है। तो ये समीकरण क्या हो गया असंतुलित हो गया। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करता अर्थात असंतुलित होता है वह कहलाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। तो अपने कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणु की संख्या उत्पादों में परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। यानी इसकी अपने डेफिनेशन दे सकते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण की। तो डेफिनेशन अपने बच्चों देंगे तो अपने क्या कहेंगे, तो इसकी जो डेफिनेशन देंगे तो कह सकते अपने वह रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। अब या फिर अपने शॉर्ट में बच्चों ये भी कह सकते हैं कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है वही क्या है कंकाली रासायनिक समीकरण होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है। या फिर अगर शॉर्ट में ये याद नहीं रहता है तो आप कह सकते हैं अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी नहीं करता है अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अपने बात करें तो यहाँ पर अपने अभी लिखा था Mg+O2, क्या बना था बच्चों MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर बच्चों ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं कर रहा है यानी असंतुलित है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर देखो अगर इसको मैं संतुलित कर दूं
तब ये क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का कितना है बच्चों, मैग्नीशियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तब इसको संतुलित करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 Mg कर दूँ तो बच्चों मैग्नीशियम के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को मैं अगर यहाँ पर भी गुणा कर दूँ ना तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम के 2 परमाणु होंगे और 2 ही ऑक्सीजन के होंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इसको अपने नीचे इस प्रकार लिख सकते हैं, ये कंकाली है। अगर मैं इसको संतुलित करके लिख दूं तो बच्चों क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। जैसे मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूँ 2Mg प्लस O2 2MgO, ये क्या है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण है। वो ऊपर वाली कंकाली रासायनिक समीकरण और नीचे वाली बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कंकाली रासायनिक समीकरण क्या हुई बच्चों, वह रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती, अर्थात असंतुलित होती है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब अपने पास कोई भी अगर कंकाली रासायनिक समीकरण है उसको अपने संतुलित कर सकते हैं, और संतुलित करने की बच्चों एक विधि आती है जिसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी अपने उसको क्या करते हैं, अंदाजा लगाकर सही करते हैं, उसको हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। तो अपने इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अपने बात करते हैं नेक्स्ट हिट एंड ट्रायल विधि की। तो ठीक है बच्चों, ये रासायनिक समीकरण के अपने महत्व पता चल गया। अब अपने बात करते हैं अपने बच्चों, नेक्स्ट आती है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि क्या है उसकी बात करते हैं अपने। नेक्स्ट अपने पास विधि आती है बच्चों कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि ये एनसीईआरटी में भी आता है और आरबीसी में भी है। आरबीसी में बच्चों इसका शॉर्ट रूप दे रखा है, डायरेक्ट यही कह रखा है कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार किया जाता है संतुलित, लेकिन एनसीईआरटी में बाकायदा दे रखा है बच्चों हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा आप किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण लिखिए। एनसीईआरटी में 7 चरण इसके दे रखे, और अपने पास जो क्वेश्चन आता है वो भी बच्चों इस प्रकार से आता है, कोई अपने को समीकरण दे देगा और उसमें ये कहेगा कि आप इस समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कीजिए। तो हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, तो इसमें टोटल 7 चरण आते हैं। यानी हिट एंड ट्रायल विधि की अगर बात करें तो इसमें 1 नंबर जो चरण आता है तो इसमें सर्वप्रथम अपने क्या करते हैं, अपने को जो समीकरण दी होती है उस समीकरण को हम बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। यानी अपने इस चरण में हिट एंड ट्रायल विधि की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम दी गई समीकरण को बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं तथा बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का, बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों,
जो भी अपने को रासायनिक समीकरण दी है उस रासायनिक समीकरण को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, लेकिन उस बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का हमको कोई चेंज नहीं करना है। तो पहला चरण क्या है बच्चों, अपने को एक समीकरण दे दी जैसे अपनी बुक। हाँ तो बच्चों अपने हिट एंड ट्रायल विधि में पहला चरण हो गया, कोई भी समीकरण हमें दी गई है उस समीकरण को क्या करना है, हमें बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है और बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, हमें बाहर ही इसके परिवर्तन करना है। ये अपना हो गया फर्स्ट चरण। इसके आगे के जो चरण है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक इस क्लास के अंदर हमने इससे संबंधित इससे पहले वाले जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हिट एंड ट्रायल विधि के जो आगे के चरण है वो अपने पढ़ेंगे। ये अपना प्रथम चरण हो चुका है। तो बच्चों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले चरणों के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।